नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये साइंस मॉक टेस्ट सीरीज 8 आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हम आप सभी को मुख्य रूप से डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के सिलेबस पर आधारित साइंस से टॉप एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, इस सीरीज में हम आप सभी को सभी प्रश्न ए टू जेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एक्सप्लेन करके बताएंगे, इसलिए आप सभी जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न से, उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट कोच, लियू पश्चार, ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर, क्योंकि एक सिंपल प्रश्न है तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर जो है सभी कमेंट कीजिएगा। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर आपको हम लास्ट में बता देंगे। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न के से शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक प्रश्न को हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। देखिए, प्रश्न यहाँ पे कह रहा है 2 नंबर का, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कह रहा है सेरिब्रम, बी कह रहा है थायराइड, सी कह रहा है सेरिबेलम और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ऐच्छिक गति क्या होता है और अनैच्छिक गति क्या होता है। आप सभी अपनी कक्षा में पढ़े होंगे 10वीं कक्षा में कि मनुष्य में जो होता है 2 प्रकार की गति होता है शरीर में। पहला तो होता है, पहला अगर बात करें तो क्या होता है कि ऐच्छिक गति होता है। क्या होता है? ऐच्छिक गति होता है। ऐच्छिक गति होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो अनैच्छिक गति होता है। क्या होता है? अनैच्छिक गति होता है। अनैच्छिक गति का मतलब होता है जिसका नियंत्रण, चलिए आपको पूरे विस्तार से हम समझाते हैं। दूसरा क्या होता है? अनैच्छिक गति होता है। अब इसको विस्तार से समझिए। ऐच्छिक गति वैसी गति को हम लोग कहते हैं जिसका नियंत्रण हम खुद कर सकते हैं, यानी जिसको हम लोग इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ऐच्छिक गति का मतलब क्रिया भी होता है। और दूसरा यहाँ पे अनैच्छिक, अनैच्छिक का मतलब होता है कि जिसका नियंत्रण हम नहीं कर सकते हैं। चलिए एक एक करके आपको विस्तार से समझाते हैं कि ऐच्छिक और अनैच्छिक क्या होता है। तो ऐच्छिक गति के अनुसार जैसे हम कोई, जैसे पानी पीना, सिंपल सी इसका उदाहरण है, पानी पीना, पानी पीना, दौड़ना, दौड़ना, ये सब क्या सकते हैं हम अपने जो क्रिया हम इच्छा के अनुसार कर सकते हैं वे सारी क्रियाएं ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। पानी पीना, दौड़ना, बोलना, ये सब क्या है? ऐच्छिक क्रिया होती है। अब अनैच्छिक क्रिया यहीं पर दूसरा होता है अनैच्छिक क्रिया, जो हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते। इच्छा अनुसार हम अपने शरीर में कौन कौन सी क्रिया नहीं कर सकते हैं, बात करें हम, जैसे हम कहते हैं कि श्वसन, क्या कहते हैं कि श्वसन, उसके बाद आता है आपका, श्वसन के बाद आता है आपका, एक मिनट, हाँ, श्वसन के बाद आता है आपका हृदय गति, हृदय गति, हृदय गति। तो हृदय गति का नियंत्रण हम इच्छा अनुसार नहीं कर सकते। श्वसन, हृदय गति, उसके बाद भी अलग अलग की क्रिया होती है जिसका नियंत्रण जो है हम खुद से नहीं कर सकते हैं। तो श्वसन सबसे पहले सिंपल जानेंगे कि जिसका नियंत्रण हम खुद नहीं कर सकते हैं, है ना, उसके हम लोग क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पे होता है कि ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया जो होते हैं इसका नियंत्रण सबसे पहले किसके द्वारा होता है? सबसे पहला जो यहाँ पे आता है वो आता है हमारे मस्तिष्क। यहाँ पे पूरे विस्तार से समझाते हैं, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो उसको आप लोग आसानी से जवाब दे दीजिए। सबसे पहले इसके लिए आते हैं क्या? मस्तिष्क आते हैं। क्या आते हैं? मस्तिष्क आते हैं। मस्तिष्क का जो कितने भाग होते हैं? मस्तिष्क का जो होते हैं 3 भाग होते हैं। पहला होता है क्या? अग्र मस्तिष्क। पहला क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये आपके लिए। दूसरा होता है आपका मध्य मस्तिष्क। दूसरा क्या होता है? मध्य मस्तिष्क। सबका आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। दूसरा होता है आपका मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है आपका अनुमस्तिष्क। तीसरा होता है अनुमस्तिष्क या फिर जिसको हम लोग पश्च मस्तिष्क कहते हैं।
पश्च मस्तिष्क, इसको हम लोग साधारण भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, पश्च मस्तिष्क हम लोग इसको कह सकते हैं, पश्च मस्तिष्क। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे सभी का अगर हम लोग कार्य जानेंगे तो अलग अलग कार्य होते हैं। अनुमस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या होते हैं और पश्च मस्तिष्क का कार्य क्या होते हैं, इसको अगर पूरे विस्तार से जानिएगा तो बहुत ही लंबा चल जाएगा, लेकिन आपको सिंपल भाषा में बताते हैं। अग्र मस्तिष्क का कार्य तो जो सोचने की कार्य होते हैं, समझने का आप लोग पहले, सोचना और चेतना जैसे कार्य होते हैं। सोचने, ये अग्र मस्तिष्क का जो होते हैं सोचने और चेतना जैसे कार्य करते हैं। अग्र मस्तिष्क सोचने और चेतना जैसे, सोचने और चेतना, कोई बात पर चेतना। और अब हम लोग देखते हैं कि जैसे सोचने और चेतना जैसे कार्य करते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का भी दोस्तों भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क का भी 4 भाग होते हैं, है ना, 4 भाग साधारण से। इसको भी अगर आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो लाइव क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। शाम 7 बजे से लाइव क्लास चलता है इस चैनल पर, आप लोग पूरे विस्तार से बताएंगे मध्य मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं और जो है अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क का कितने भाग होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है आपका मध्य मस्तिष्क। तो देखिए मध्य मस्तिष्क जो होता है देखने और सुनने जैसी क्रिया करते हैं। एग्जाम में आते हैं कि शरीर के मस्तिष्क के किस भाग से देखने और सुनने जैसी क्रिया होती है, कार्य होती है। देखने और सुनने, नोट कर लीजिएगा, देखने और सुनने। यहाँ पे थोड़ा आपको इधर कर देता, कुछ कटे ना। देखने और सुनने जैसी क्रिया जो होते हैं, देखने और सुनने जैसी क्रिया जो होते हैं, ये किससे होते हैं, ये आपके मध्य मस्तिष्क होते हैं। अब होता है आपका पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क से जो होता है मुख्य रूप से गति का नियंत्रण होता है। गति का नियंत्रण, गति आपको बताए थे, गति का नियंत्रण या फिर क्रिया का नियंत्रण। गति या फिर क्रिया का क्या होता है कि ये नियंत्रण, ये नियंत्रक केंद्र होता है। क्या होता है, ये नियंत्रक केंद्र होता है। नोट कर लीजिएगा, ये नियंत्रक क्या होता है कि केंद्र होता है, नोट कर लीजिए। इसी में और इसका भी भाग होता है, इसका भी भाग होता है। अब देखिए मध्य मस्तिष्क का जब तक आप लोग भाग नहीं जानेंगे तब तक आप जो है ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया, अब मस्त मस्तिष्क को हमको देखना ही पड़ेगा, समझाना ही पड़ेगा आपको। समझिए मध्य मस्तिष्क का जो पश्च मस्तिष्क का जो भाग होते हैं, इसका भी 4 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं, अनुमस्तिष्क होते हैं। पहला अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इसको हम लोग अनुमस्तिष्क कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं। दूसरा होता है आपका पोन्स, दूसरा होता है आपका इसका पोन्स। और तीसरा होता है आपका मेडुला। मेडुला से क्या होता है ये भी आपको बताएंगे। और तीसरा होता है आपका ओब्लांगेटा, चौथा होता है आपका ओब्लांगेटा, ये ओब्लोंगेटा, ये चौथा होते हैं आपका ओब्लोंगेटा। अब आपको एक चीज बताते हैं कि इसमें क्या होता है, अनुमस्तिष्क में ही, ये अनुमस्तिष्क का ये भाग है, ये अनुमस्तिष्क का भाग है। तो अनुमस्तिष्क में पॉन्स होते हैं और मेडुला होते हैं। तो मेडुला, तो ये क्या होता है, इसमें सेरिबलम भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि सेरिबलम भी होते हैं। क्या होते हैं, सेरिबलम भी होते हैं, सेरिब्रम, इसको सेरिब्रम भी हम लोग कहते हैं ना, सेरिब्रम होते हैं। तो ये क्या करता है कि सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम हमारे शरीर में क्या करता है कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और जो मेडुला होता है ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। हमारे शरीर में जो सेरिब्रम होता है ना, सेरेब्रम जो होता है वो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। लिख लीजिए आप लोग, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और जो मेड्यूला होते हैं वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया जैसे श्वसन होते हैं, हम लोग किसी चीज, हृदय की गति होती है, ये सभी चीज को जो है कौन चीज नोट करते हैं, ये आपका मेड्यूला नियंत्रित करते हैं, है ना। मेडुला किसका भाग है, ये अनुमस्तिष्क का ही भाग है ना। अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क का भी भाग है। पोन्स, मेडुला, सेरेबलम और ओब्लांगेटा, ये सभी चीज है ना। नोट कर लीजिए आप लोग, ये यहाँ तक आप क्लियर है ना। सब कुछ आपको A to Z समझा दिए। आपसे हो सके तो वीडियो रोक करके आप दोबारा इसको जो है खुद से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थायराइड है, ऑप्शन नंबर इसका बी क्या है, थायराइड है। थायराइड के बारे में भी आपको समझा देते हैं, पूरे विस्तार से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। थायराइड जो होता है, थायराइड ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावित करता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन जो होते हैं हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसकी मात्रा को, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। दूसरी बात यह है ये उपापचय की क्रिया करता है। कोलेस्ट्रॉल नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये कोलेस्ट्रॉल,
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ में ये जो है ये उपापचय की क्रिया भी करता है। ये उपापचय उपापचय, एक मिनट इसको बढ़िया से लिख देते हैं, उपापचय की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल। अब देखेंगे सेरेबेलम है, यहाँ पे देखेंगे सेरिबेलम है और सेरेबेलम है, ये अलग चीज होता है ना। सेरेबेलम और सेरिबेलम दोनों एक ही चीज होते हैं, ये अलग चीज होता है ना। तो आप लोग जो इनको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहता है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबेलम और यहाँ पे है कौन चीज जो है हाइपोथैलम और पिट्यूडी। जल्दी से आप लोग बताएंगे फटाफट कहाँ पे शरीर में ताप का नियंत्रित होता है। आपको एक पॉइंट हम यहाँ पे नहीं बताए थे आपको, ताप कहाँ पे नियंत्रित होता है। ताप जो है, ताप का जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है शरीर में हाइपोथैलेमस कहाँ होता है आपको पता है। ये हाइपोथैलेमस हमारे अग्र मस्तिष्क में होता है। अग्र मस्तिष्क में क्या कितने भाग होते हैं, अब वो भी हमको लिखना पड़ गया, सभी नोट कर लीजिए। यहाँ पे अग्र मस्तिष्क का कितने भाग होते हैं नोट कर लीजिए। हाइपोथैलेमस सबसे पहले तो ये एक हाइपोथैलेमस हो गया। दूसरा होता है थैलेमस, क्या होता है, थैलेमस होता है, थैलेमस। और जो अगला इसका भाग होता है तीसरा इसका कार्य क्या होता है, तीसरा थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस। और ये क्या होते हैं, थैलेमस होते हैं। उसके बाद जो है एपिथैलेमस होते हैं, क्या होते हैं, एपिथैलेमस होते हैं। नोट कर लीजिएगा, सबका अलग अलग कार्य है, नोट कर लीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है, एपिथैलेमस। और दूसरा होते हैं प्रमस्तिष्क, क्या होते हैं, प्रमस्तिष्क बारे में आप लोग याद कीजिएगा। प्रमस्तिष्क जो होते हैं हमारे शरीर के हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होते हैं प्रमस्तिष्क ही होते हैं। नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग या पार्ट या विशाल भाग कौन सी होती है, तो हमारे प्रमस्तिष्क कहाँ पे पाया जाता है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। नोट कर लीजिए अग्र मस्तिष्क। और यही क्या करता है, यही सोचने और चेतना जैसी क्रिया करता है। कौन, प्रमस्तिष्क। समझ लीजिएगा आप लोग, सोचने और चेतना जैसी क्रिया करता है, इसीलिए कहता है कि सोचने और चेतना जैसी क्रिया कहाँ पे, प्रमस्तिष्क में होता है। नोट कर लिए। ताप कहाँ पे होता है, तो ताप हाइपोथैलेमस में होता है, नोट कर लीजिएगा। सेरेबेलम का भी आपको कार्य बताए थे, ये क्या करता है, सेरेबेलम अभी आपको जस्ट बताए थे कि ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। पिट्यूडी क्या होता है, पिट्यूडी ये है पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम पिट्यूडी है, और ये शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है, और ये वृद्धि हार्मोन का स्राव करते हैं। नोट कर लीजिएगा, पिट्यूडी जो होता है ये हमारे शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि है, मस्तिष्क में ही उपस्थित होता है। कहाँ पे, याद रखिएगा, ये पिट्यूडी ग्रंथि मस्तिष्क में कहाँ होता है, सभी नोट कर लीजिएगा। ये कहाँ पे होता है, ये अग्र मस्तिष्क में होता है। पिट्यूडी ग्रंथि कहाँ पे होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है। प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, पिट्यूडी ग्रंथि कहाँ पे होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है, सभी नोट कर लीजिएगा। ये अग्र मस्तिष्क में ही पिट्यूडी ग्रंथि होता है, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और ये वृद्धि हार्मोन का स्राव करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये रीढ़ की हड्डी का एक भाग को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। चलिए चारों ऑप्शन आपका खत्म, अगला ऑप्शन को देख लेते क्या है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, चलिए जल्दी आप लोग बताएंगे। थायराइड, लार ग्रंथि, यकृत और आमाशय। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में बेहतरीन सफलता हेतु एक अच्छे स्टडी गाइड की तलाश में है, जो कि आपके पूर्णतः डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के पैटर्न पर आधारित हो, साथ में उसमें जो भी प्रश्न हो 100% आपके सिलेबस पर आधारित हो, तो आज हम आप सभी के लिए बेस्ट स्टडी गाइड लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, ये गाइड चाक्षु प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है। इस गाइड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जो है आपके पूर्णतः सिलेबस और पैटर्न पर आधारित 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न और 2 सॉल्व्ड पेपर का आपको सीरीज में मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों, चाक्षु का एक प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिसमें 2200 से आपको अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, जिसे पढ़ करके अपनी तैयारी को 100% मजबूत कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है, और इसी पर 100% आधारित ये बुक है। चाहे आपके हिंदी सब्जेक्ट क्यों न हो, चाहे आपके अंग्रेजी सब्जेक्ट क्यों न हो, चाहे आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्यों न हो, उनमें आपको कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं, सभी टॉपिक से इस गाइड में एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है दर्शाई गई है।
तो देर किस बात की, अगर आप लोग डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में निश्चित सफलता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको इस गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों का लिंक दिया गया है। आप लोग इसे ऑनलाइन आसानी से खरीद सकते हैं। तो जाइए और ऑनलाइन खरीदिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। तो चलिए दोस्तों, तो अभी आपको बताएं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको हम इससे पहले कई बार बता चुके हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? लीवर, जिगर या फिर यकृत कहते हैं। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अमाशय हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक ऐसी ग्रंथि है जो HCl का स्रावन करता है, जो HCl का क्या कहता है, स्रावित करता है, और जो हमारे भोजन के साथ जाने वाले पेट में कीटाणु होते हैं उसको मारते हैं, और भोजन को क्या करते हैं, अम्लीय जो होते हैं उसको क्या करते हैं, क्षारीय बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि शरीर में कितने जोड़े? शरीर में 3 जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, नोट कर लीजिएगा। 3 जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में आप सभी को पता है, जल्दी आप लोग बताइए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपको बार बार बताई थी, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम जो स्टार्च की पाचन करता है। किसका? स्टार्च का पाचन करता है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, स्टार्च का पाचन करता है। थायराइड ग्रंथि क्या, अभी जस्ट आपको बताए थे कि थायराइड जो होता है एक ग्रंथि है जो थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। किसका स्राव करता है? थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। किसका? थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है, जो हमारे शरीर में उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करता है और वृद्धि जैसे कार्य को करती हैं। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएंगे यकृत। चलिए, अगला प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया या फिर क्लोम। आप सभी बताएंगे मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसमें इतना ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे मनुष्य मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? देखिए, आपको एग्जाम में आ सकते हैं, हाइपोटेंशन है ना, हाइपोटेंशन है। एग्जाम में जैसे ही ये प्रश्न आए तो आप सभी जो फटाफट जवाब दे दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, है ना। अगला है पक्षघात। चलिए, अगला ऑप्शन को देख लेते हैं, पक्षघात है। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ देखेंगे हाइपरटेंशन, और इनमें से कोई नहीं, है ना। जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, सबसे पहले एक चीज और होता है कि पक्षघात। अब देखिए यहाँ पे हाइपरटेंशन है, पक्षघात है। पक्षघात मतलब क्या होता है? पक्षघात जिसका पीछे, यानी जिसका, पक्षघात का यहाँ पे मतलब समझ लीजिए, पक्षघात का मतलब होता है जिसका पश्च मस्तिष्क, जिसका क्या होता है कि पश्च मस्तिष्क घात होता है। पश्च मस्तिष्क क्या होता है? घात होता है, मतलब खराब हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पक्षघात कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पक्षघात कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, पक्षघात के अंतर्गत बहुत से ऐसे रोग आते हैं, है ना, जो कि आपको बता दें, जैसे मुंह में वगैरह वगैरह चीज जो हो ना, है ना, लकवा होते हैं, जिसे इलाज सब टोटल चीज लकवा वगैरह, ये सब क्या होते हैं? पक्षघात के कारण क्या होता है कि शरीर में जो होता है ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का पता नहीं चल पाता है, और जिसके कारण क्या होता है, पक्षघात के कारण शरीर में बहुत अंग जैसे फ्रैक्चर हो जाते हैं ना। और यहाँ पे है हाइपोटेंशन। देखिए, हाइपोटेंशन और हाइपोटेंशन में बहुत अंतर होता है। अब चलिए, स्टूडेंट क्या करते हैं, अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको जो क्या करते हैं कि हाइपरटेंशन का क्या करते हैं, हाइपोटेंशन दे देते हैं। हाइपोटेंशन नहीं होता है, शरीर में रक्तचाप यानी उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपोटेंशन नहीं कहते, इसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यही करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग, पत्ती, हरित लवक, अस्टोमाटा या फिर जड़। जल्दी से आप लोग बताएंगे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कहाँ पे होता है? सबसे पहले वो कहाँ पे, सबसे पहले जो कहाँ पे होगा, पत्ती में ही होगा। क्या होगा? पत्ती में। पत्ती में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है ना। आपको बताए थे कई बार, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही क्या करता है कि प्रकाश जो है, पौधे जो अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना। अब हरित लवक क्या है? हरित लवक अलग चीज होता है ना। ये कहाँ पे
ये पौधा में पाया जाता है, लेकिन अंगक क्या है, ये हरित लवक जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट, यही चीज होता है। अब देखेंगे अस्टोमाटा, अस्टोमाटा क्या है, ये रंध्र पाया जाता है पौधे में। क्या कहता है, पौधे में, पौधे के पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, रंध्र, रंध्र जिसको हम लोग अस्टोमाटा कहते हैं। और ये गैसों के आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी होता है। क्या होता है, ये गैसों के आदान प्रदान के उत्तरदायी। अब देखेंगे जड़, जड़ जो है पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। क्या होता है, पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी था, पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है क्या चीज, जड़, नोट कर लीजिएगा आप। चलिए, तो देखिए प्रकाश संश्लेषी अंग जो है वो पत्ती को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए जो है सबसे ऊपर का, यही आपका करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। देखिए आप वो आपको जस्ट बताए थे कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, जड़ से होता है, रंध्र से होता है, टहनी से या फिर तना से, है ना। तो रंध्र से होता है, किससे होता है, रंध्र से होकर होता है। जड़ से जो वृद्धि होता है, जिससे जल जाता है, जिस जहाँ पे जड़ में क्या जाइलम उत्तक पाया जाता है, क्या पाया है, जाइलम उत्तक पाया जाता है, जो जल के लिए, जो पौधे के विभिन्न भागों में जल पहुंचाता है। रंध्र से गैसों का आदान प्रदान होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, वायरस, बैक्टीरिया, लीमेटोड और प्रोटोजोआ, है ना। जल्दी से आप लोग बताएंगे। दूध, तो दूध आप सभी को पता है ना, दूध बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है, लैक्टोबैक्टीरियम के कारण। किसके कारण, इसको लैक्टोबैक्टीरियम भी कहते हैं, जिससे दूध से दही बनना है, किसके कारण, तो लैक्टोबैक्टीरियम कहता है ना। तो याद रखिएगा आप लोग, दूध का खट्टा होना, दूध खट्टा होना। अब देखिए कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, पेचिस, दमा, कुष्ठ या फिर ये सभी, है ना। पेचिस अलग होता है, दमा अलग होता है, कुष्ठ। देखिए जीवाणु संक्रमण के कारण अगर आपको पूछे तो कुष्ठ याद रखिएगा, जीवाणु संक्रमण के कारण कुष्ठ होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यही करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। देखिए अभी आपको बताए थे, जल वो प्रश्न आ गया, बेसिलस, और यहाँ पे देखेंगे माइक्रोबैक्टीरियम, और या फिर यहाँ पे खमीर, या फिर इनमें से कोई। तो याद रखिएगा माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है यही करेक्ट हो जाएंगे। सॉरी यहाँ पे लैक्टोबेसिलस के कारण होता है, ये ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएंगे, बी ने ए। चलिए अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किसमें होता है, ज्वार, गन्ना, उसके बाद यहाँ पे ये देखेंगे चावल, मूंगफली, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएंगे, मूंगफली से संबंधित है। अगला प्रश्न, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, मलेरिया, दमा, चेचक, पीलिया। जल्दी से बताएंगे, विषाणु के कारण चेचक होता है, ऑप्शन नंबर इसको हम लोग सी का यही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप ग्रुप है जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं A to Z आप लोग जरूर व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर पूरे विस्तार से शाम 7 बजे से क्लास होता है सब्जी सब्जेक्ट का। सभी कवक सदैव होते हैं, मृत जीवी, परजीवी, विविध पोषी और स्वपोषी। कवक जो होते हैं, कवक क्या होते हैं, कवक विविध पोषी होते हैं। क्या होते हैं, विविध पोषी होते हैं। मृत जीवी क्या होते हैं, जैसे आपका इसमें आपको गोबर छत्ता हो गया ना, ये सब मृत। परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरे के संपर्क में रहकर के अपना भोजन बनाते हैं। परजीवी बहुत सारे होते हैं, है ना। परजीवी कुछ जो दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन बनाते हैं, वो सभी परजीवी होते हैं। स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, परजीवी। और मनुष्य क्या है, मनुष्य भी क्या है कि मनुष्य प्राणी संपोषी है, लेकिन ये भी परजीवी के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि जो सभी सर्वपोषी है ना। और स्वपोषी क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं जो खुद अपना प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, साक्सीकोलस, जूफिलस, या फिर टेरिकोलस, या फिर कोक्रोफिलस, क्या कहलाते हैं। जल्दी से आप लोग बताएंगे, तो ये कोक्रोफिलस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, कवक। ऑप्शन नंबर ए में आपका कवक है, ऑप्शन नंबर ए में आपका कवक है, बी में शैवाल है, सी में ब्रायोफाइट्स है, डी में यहाँ पे टेरिडोफाइट्स है। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको ये जो है, ये ऑप्शन नंबर आपका जो सी ए है, कवक, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाता। शैवाल में पाता, ब्रायोफाइट्स में पाता, टेरिडोफाइट्स में भी पाया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत अलग अलग पौधे आते हैं। हाइड्रोफीबिया रोग उत्पन्न होता है किसके कारण, विषाणु, जीवाणु, ईस्ट और प्रोटोजोआ। हाइड्रोफीबिया रोग जो होता है विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएंगे। किसमें एंजाइम्स नहीं है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। विषाणु, जीवाणु, शैवाल और लाइकेन, किसमें एंजाइम्स नहीं है, एंजाइम्स नहीं है, बताएंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको विषाणु
कीटाणु में एंजाइम्स नहीं होते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अभी आपको जो भी प्रश्न, जितने भी प्रश्न बताए हैं A to Z प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था और ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए तैयारी कर रहे थे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिए और शाम 7 बजे क्लास में आप लोग प्रेजेंट होइए। धन्यवाद।